नमस्कार दोस्तों, हिंदी अमृत चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रेमचंद का कथा साहित्य, प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय, विशेष रूप से उपन्यासों का संक्षिप्त सार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, मुंशी प्रेमचंद। प्रारंभिक जीवन। प्रेमचंद का जन्म बनारस से 4 मील दूर मढ़वा मौजा के लम्ही गांव में श्रावण बदी दशमी संवत 1937 तदनुसार 31 जुलाई दिन शनिवार सन 1880 में कायस्थ परिवार में हुआ। इनके दादा का नाम गुरसहाय राय पटवारी था। इनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। ये अपने माता पिता की चौथी संतान थे। इनके बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनके ताऊ ने इनको नवाब राय नाम दिया। इनके पिता डाक खाने में डाक मुंशी थे। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जब प्रेमचंद 8 वर्ष के थे तो इन्हें माता का वियोग सहन करना पड़ा। इनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। इस कारण प्रेमचंद को सौतेली माँ के कटु व्यवहार का अनुभव बचपन में ही हो गया। प्रारंभ में इन्हें उर्दू की शिक्षा दी गई, क्योंकि इनके परिवार में उर्दू पढ़ने का चलन था। उनकी बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी। 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्मे होश रुबा पढ़ लिया। प्रेमचंद जी ने खुद स्वीकारा है कि उन्होंने किशोरावस्था में ही सैकड़ों ही उपन्यास पढ़ डाले होंगे। इससे भी इनकी तृप्ति नहीं हुई तो उन्होंने पुराणों के उर्दू अनुवाद भी पढ़े और तिलिस्मी अय्यारी साहित्य भी पढ़ा। स्वाध्याय का सुखद परिणाम यह हुआ कि इन्होंने छोटी आयु में ही कलम उठा ली। 1902 में इनका पहला और 1904 में दूसरा उपन्यास प्रकाशित हो चुका था। इन्होंने हाई स्कूल तक नियमित शिक्षा प्राप्त की। इस दौरान 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय पश्चात ही पिता का निधन हो गया। पत्नी और विमाता में वैमनस्य होने के कारण इनकी पत्नी सदा के लिए पीहर चली गई। इन्होंने दूसरा विवाह बाल विधवा शिवरानी देवी से 1906 में किया, जो बेहद समझदार गृहिणी थी। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उनकी जीवनी प्रेमचंद घर में शीर्षक से लिखी। शिवरानी देवी से इन्हें 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय, कमला देवी। अमृत राय ने प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा। इन्होंने इनकी जीवनी कलम का सिपाही नाम से लिखी, जिसे 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मदन गोपाल ने कलम का मजदूर शीर्षक से इनकी जीवनी लिखी। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद का संघर्ष काल। इन्हें अध्ययन काल में ही आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु इंटर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण और घर की गिरती हुई आर्थिक स्थिति के कारण मजबूर होकर पढ़ाई छोड़कर एक विद्यालय में अध्यापन करने लगे। प्रेमचंद ने स्वाध्याय से आगे चलकर बीए उत्तीर्ण किया और शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर बने। प्रेमचंद सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए नवाब राय बनारसी के छद्म नाम से जमाना पत्रिका में लिखते थे। राजकीय सेवा में होने के कारण प्रेमचंद निर्भय होकर लिख नहीं सकते थे। गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में डिप्टी इंस्पेक्टर के पद से त्यागपत्र देकर चरखों की दुकान खोल ली। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी तो वे एक प्राइवेट स्कूल में हेडमास्टर बन गए, किंतु परिस्थितिवश वहां से भी इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा और वे पत्र पत्रिकाओं का संपादन करने लग गए। इनका जीवन संघर्ष, त्याग और गरीबी से भरपूर रहा, परंतु इन्होंने आर्थिक संकटों से गुजरते हुए भी बड़े से बड़े आर्थिक प्रलोभन को ठुकरा दिया। एक बार अलवर के राजा साहब ने इन्हें 400 रुपये मासिक पर आमंत्रित किया था, किंतु इन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देते हुए इस आमंत्रण को विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। अब देखिए प्रेमचंद के जीवन का अंतिम दौर।
जीवन के अंतिम दिनों में वे फिल्म जगत की ओर भी गए। तत्कालीन बम्बई के अजंता सिनेटॉन में कुछ समय तक स्क्रिप्ट लेखन किया, किंतु वहां के दूषित वातावरण के कारण ठहर नहीं सके। 1934 में आई मजदूर फिल्म की कहानी इन्होंने लिखी। प्रेमचंद बहुत बड़े लेखक थे, फिर भी वे दरिद्रता में जन्मे, दरिद्रता में पले और दरिद्रता से जूझते हुए चले गए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, उन्होंने अपने को सदा मजदूर समझा। बीमारी की हालत में भी, मृत्यु के कुछ दिन पहले तक भी वे अपने कमजोर शरीर को लिखने के लिए मजबूर करते रहे। मना करने पर कहते, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं। अब देखिए पत्र पत्रिकाएं। अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में इन्होंने लिखा। आपने पहल मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। 1924 से माधुरी पत्रिका के संपादन का अवसर मिला और यह संपादन कार्य इन्होंने 6 साल किया। हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। मासिक साहित्यिक पत्रिका हंस का प्रकाशन 1930 में बनारस से हुआ। हंस के संपादक प्रेमचंद तथा कन्हैया लाल मुंशी थे, परंतु कालांतर में पाठकों ने मुंशी तथा प्रेमचंद को एक समझ लिया और प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद बन गए। जागरण का प्रकाशन 1932 में हुआ। इन्होंने सरस्वती प्रेस नाम से अपना प्रेस खोला, इसमें इन्हें घाटा हुआ। अब देखिए प्रेमचंद की भाषा शैली के विषय में। ये उर्दू से हिंदी में आए थे, अतः इनकी भाषा में उर्दू के मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग प्रचुरता से हुआ है। इनकी भाषा सहज, सरल, व्यावहारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। इनकी भाषा पात्रों के अनुसार बदल जाती है। आपने हिंदी और उर्दू में समान अधिकार से लिखा। हिंदी और उर्दू के अग्रणी कथाकार रहे। अब देखिए प्रेमचंद की रचनाएं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कहानियां। प्रेमचंद स्वाधीनता संग्राम के सबसे बड़े कथाकार हैं। प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियां लिखी। इनकी कुछ कहानियां उस जमाने की उर्दू पत्रिका जमाना में प्रकाशित हुई। इनका पहला कहानी संग्रह 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन जून 1908 में छपा। इस संग्रह की प्रथम कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। इसमें स्वराज्य प्राप्ति की आकांक्षा का उल्लेख होने के कारण अंग्रेज सरकार ने इसे जब्त कर लिया। मजबूर होकर प्रेमचंद को नवाब राय नाम से लेखन बंद करना पड़ा। मुंशी दया नारायण निगम के सुझाव पर इन्होंने हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। इनकी कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है। इनकी पहली कहानी ममता है। प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका में दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। इनकी कहानियों का अनुवाद संसार की विभिन्न भाषाओं में हुआ है। सरस्वती पत्रिका में इनकी पहली कहानी सौत दिसंबर 1915 के अंक में प्रकाशित हुई। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार कानपुर से निकलने वाली उर्दू मासिक पत्रिका जमाना के अप्रैल अंक में प्रकाशित सांसारिक प्रेम और देश प्रेम यानी इसके दुनिया और हुब्बे वतन वास्तव में उनकी पहली प्रकाशित कहानी है। अब देखिए प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां। ममता, ईदगाह, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, बड़े भाई साहब, बूढ़ी काकी, सदगति, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े घर की बेटी, नशा, मंत्र, मोटे राम जी शास्त्री, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, कफन, मिस पद्मा, कजाकी, गिला, गुल्ली डंडा, क्रिकेट मैच। अब देखिए इनके कहानी संग्रह। पहला है सोजे वतन, जिसके बारे में हम चर्चा ऊपर कर चुके हैं। फिर देखिए अगला है सप्त सरोज। 1917 में इसके पहले संस्करण की भूमिका लिखी गई थी। सप्त सरोज में प्रेमचंद की 7 कहानियां संकलित है। उदाहरणतः बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, उपदेश तथा परीक्षा आदि।
अगला कहानी संग्रह नवनिधि। यह प्रेमचंद की 9 कहानियों का संग्रह है, जैसे राजा हरदौल, रानी सारंधा, मर्यादा की वेदी, पाप का अग्निकुंड, जुगनू की चमक, धोखा, अमावस्या की रात्रि, ममता, पछतावा आदि। अगला कहानी संग्रह प्रेम पूर्णिमा, फिर प्रेम पचीसी, फिर प्रेम प्रतिमा, फिर प्रेम द्वादशी, फिर समर यात्रा। इस संग्रह के अंतर्गत प्रेमचंद की 11 राजनीतिक कहानियों का संकलन किया गया है। उदाहरण स्वरूप जेल, कानूनी कुमार, पत्नी से पति, लांछन, ठाकुर का कुआं, शराब की दुकान, जुलूस, आहुति, मैकू, होली का उपहार, अनुभव, समर यात्रा। फिर अगला है मानसरोवर भाग 1 व 2 और कफन। इनकी मृत्यु के बाद इनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई। अब देखिए प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक। इन्होंने कुल 3 नाटक लिखे, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। अब इनके कुछ प्रमुख निबंध इस प्रकार हैं। पुराना जमाना, नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला 3 भाग में, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान। अब देखिए प्रेमचंद के अनुवाद कार्य। टॉल्स्टॉय की कहानियाँ, हड़ताल, यह गाल्सवर्दी का उपन्यास है। फिर चांदी की डिबिया, गाल्सवर्दी का, और न्याय। अब देखिए इनके उपन्यास के विषय में। इनका पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास अशआरे माबिद है, जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से हुआ। इनका दूसरा उपन्यास हम खुरमा व हम सवाब है। इसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। 1918 में इनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। रंगभूमि उपन्यास के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है रूठी रानी। आपने लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे। अब देखिए प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं। वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान, मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण है। अब देखिए इनके प्रमुख उपन्यासों का सार। तो पहले है वरदान। वरदान में प्रेम और विवाह की समस्या का चित्रण है। ब्रिज रानी और प्रताप बचपन से साथ रहे और दोनों के विवाह की चर्चा भी होने लगी, किंतु परिस्थितिवश ब्रिज रानी का विवाह एक डिप्टी के पुत्र कमलाचरण से हो जाता है। कमलाचरण एक स्वेच्छाचारी युवक था। प्रारंभ में पति पत्नी में खूब अनबन रहने लगी, किंतु ब्रिज रानी के प्रयासों से कमलाचरण में परिवर्तन आने लगा। अचानक कमलाचरण का निधन हो जाता है। उधर प्रताप ब्रिज रानी के विवाह के बाद ही साधु हो गया था और उपन्यास के अंत में सभी प्रमुख पात्र संयम और त्याग का मार्ग अपनाते हुए देश सेवा में लग जाते हैं। अगला उपन्यास है प्रतिज्ञा। इसमें अमृत राय वकील और प्रोफेसर दीनानाथ दोनों गहरे मित्र थे। प्रोफेसर दीनानाथ कुंवारे थे, जबकि अमृत राय विधुर। अमृत राय का दूसरा विवाह उनकी कुंवारी साली प्रेमा से होने की संभावना थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को चाहते थे तथा प्रेमा के पिता बद्रीदास भी यही चाहते थे। किंतु इसी बीच एक घटना घटी। एक समाज सुधारक नेता के व्याख्यान से प्रभावित होकर अमृत राय ने प्रतिज्ञा की कि वह किसी विधवा से विवाह करेंगे और उन्होंने प्रेमा से विवाह करना अस्वीकार कर दिया। प्रेमा का विवाह प्रोफेसर दीनानाथ से हो गया। अमृत राय ने अपना जीवन समाज सेवा में लगा दिया और उन्होंने एक वनिता आश्रम स्थापित किया। प्रेमा उनके त्याग पर मुग्ध थी। वह अपने पति के समक्ष भी अमृत राय की प्रशंसा किया करती थी। इससे दीनानाथ अपने मित्र से ईर्ष्या करने लगे। वे उनके प्रबल विरोधी हो गए, किंतु अंत में उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर ली और वे अमृत राय को वनिता आश्रम के संचालन में यथाशक्ति सहयोग देने लगे। इसमें एक समानांतर कथा पूर्णा नामक विधवा की भी चलती है, जिसके द्वारा विधवा के जीवन की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। यह आदर्शवादी दृष्टिकोण से लिखा गया उपन्यास है। प्रतिज्ञा उपन्यास विधवाओं की समस्याओं पर आधारित है,
इसमें विधवा समस्या का हल वनिता आश्रम के रूप में दिया गया है। अगला उपन्यास है सेवा सदन। सेवा सदन का प्रधान पात्र इसकी नायिका सुमन है। सुमन के पिता दरोगा कृष्णचंद्र हैं। दरोगा कृष्णचंद्र रिश्वत नहीं लेते थे, किंतु सुमन के विवाह के लिए उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ा। परंतु अनुभव न होने के कारण वे पकड़े गए और उन्हें 5 वर्ष के कारावास का दंड प्राप्त हुआ। कृष्णचंद्र की पत्नी दोनों लड़कियों सुमन और शांता को साथ लेकर अपने भाई दीनानाथ के यहाँ चली गई। दहेज के अभाव में सुमन का विवाह एक अधेड़ व्यक्ति गजाधर से कर दिया जाता है। दोनों में अनबन रहती थी। सुमन के घर के सामने एक वेश्या रहती थी जिसका नाम था भोली। भोली को मिल रहे सम्मान और अपने पति से मिलते अपमान के कारण सुमन वेश्या बनने को मजबूर हो जाती है। अंततः सुमन विधवाश्रम पहुंच जाती है, परंतु वहां से भी अपमानित होकर स्वामी गजानंद के आश्रम पहुंच गई। ये स्वामी वास्तव में सुमन के पति गजाधर हैं। दोनों मिलकर विधवाओं के लिए सेवा सदन की स्थापना करते हैं। पहले यह उपन्यास उर्दू में बाजारे हुस्न नाम से प्रकाशित हुआ। सेवा सदन में नारी जीवन की समस्याओं के साथ साथ समाज के धर्माचार्यों, मठाधीशों, धनपतियों, सुधारकों के आडंबर, दंभ, ढोंग, पाखंड, चरित्रहीनता, दहेज प्रथा, बेमेल विवाह, पुलिस की घूसखोरी, वेश्यागमन, मनुष्य के दोहरे चरित्र, सांप्रदायिक द्वेष आदि सामाजिक विकृतियों का विवरण मिलता है। अगला उपन्यास है प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम में किसान जमींदार के संबंधों का चित्रण है। इसमें एक जमींदार परिवार की कहानी है। इसका प्रमुख पात्र ज्ञान शंकर है, जिसकी जमींदारी में लखनपुर गांव है। वह अपने चाचा प्रभाशंकर के साथ रहता है, क्योंकि अभी संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ था। ज्ञान शंकर के बड़े भाई प्रेम शंकर उच्च शिक्षा पाने हेतु अमेरिका चले गए थे। ज्ञान शंकर बेहद स्वार्थी, कूटनीतिज्ञ एवं क्रूर व्यक्ति है। वह एक ओर अपने चाचा प्रभाशंकर और अपने बड़े भाई प्रेम शंकर की जमींदारी का हिस्सा हड़प लेना चाहता है, वहीं दूसरी ओर किसानों से अन्यायपूर्वक अधिक से अधिक रकम प्राप्त कर लेना चाहता है। इतना ही नहीं, वह अपने ससुराल की जायदाद व संपत्ति पाने के लिए भी प्रयास करता है। वह अपनी विधवा माली को प्रेम के जाल में डालकर अपने चंगुल में फंसा लेता है और उसकी जमींदारी को हस्तगत कर लेने का प्रयास करता है। इस प्रकार यह पूरा उपन्यास ज्ञान शंकर के क्रियाकलापों पर आधारित है। प्रभाशंकर पुरानी पीढ़ी में जमींदार के प्रतिनिधि हैं, जो किसानों के साथ सहानुभूति एवं भाईचारा रखते हैं, जबकि ज्ञान शंकर नई पीढ़ी के अत्याचारी जमींदार के रूप में है। प्रेम शंकर अपना सब कुछ त्याग करके किसानों की सेवा के लिए प्रेमाश्रम स्थापित करते हैं। ज्ञान शंकर का पुत्र माया शंकर प्रेमचंद के सपनों का जमींदार है, जो अपने सारे अधिकार किसानों की सेवा में समर्पित कर देता है। इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है कि जमींदार कैसा था, कैसा है और कैसा होना चाहिए। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर क्रमशः प्रभाशंकर, ज्ञान शंकर और माया शंकर के रूप में प्राप्त होते हैं। यह उपन्यास देहात क्षेत्र में बेदखली की समस्या पर आधारित है। अगला उपन्यास है कायाकल्प। कायाकल्प में पुनर्जन्म की कथा है, जो सामाजिक समस्याओं के साथ साथ चलती है। चक्रधर नामक एक युवक एमए करने के बाद जगदीशपुर के दीवान ठाकुर हरि सेवक सिंह की पुत्री मनोरमा के शिक्षक नियुक्त हो जाते हैं। मनोरमा चक्रधर से प्रेम करने लगती है। उधर चक्रधर किसी कार्य से आगरा जाते हैं, जहां अहल्या नामक युवती उनकी ओर आकर्षित होती है। अहल्या के अभिभावक यशोदानंदन चक्रधर का विवाह अहल्या से कर देते हैं। उनके एक पुत्र होता है शंखधर। तभी मनोरमा की बीमारी का समाचार पाकर चक्रधर पत्नी पुत्र सहित उसके पास पहुंचते हैं। चक्रधर के आने से मनोरमा स्वस्थ होने लगती है।
चक्रधर की पत्नी अहिल्या वस्तुतः जगदीशपुर के राजा की ही लड़की थी जो बचपन में खो गई थी। इस तथ्य का प्रमाण मिलने पर अहिल्या को राज्य का भाग प्राप्त हो गया। राज्य प्राप्ति उपरांत वह अपने पति पुत्र की उपेक्षा करने लगी। अंततः अहिल्या की मृत्यु हो जाती है। दूसरी कहानी जगदीशपुर की महारानी देवप्रिया से संबंधित है। उनका विवाह महेंद्र सिंह से हुआ था, किंतु विवाह की प्रथम रात्रि में ही उनका देहांत हो जाता है। अगले जन्म में वही विक्रम सिंह के रूप में अवतरित हुए और महारानी देवप्रिया से मिले, किंतु उनका पुनः देहावसान हो गया। इसके अनंतर वे शंखधर के रूप में अवतरित हुए, फिर संगिनी देवप्रिया से मिले। यह उपन्यास अनेक अलौकिक और अस्वाभाविक घटनाओं से परिपूर्ण है। इसमें आंशिक रूप से हिंदू मुस्लिम दंगों की समस्या का चित्रण हुआ है। अगला उपन्यास है रंगभूमि। रंगभूमि 1000 पृष्ठों का विशाल उपन्यास है। इसमें घटनाओं की ऐसी बहुलता, कथानक की ऐसी विशालता और पात्रों की ऐसी प्रचुरता मिलती है कि पाठक स्तब्ध रह जाता है। गोदान लिखने से पूर्व प्रेमचंद ने इसे अपना सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना था। इस उपन्यास पर गांधीवाद की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। इसमें कथा वस्तु का केंद्र मुख्यतः एक ईसाई कुटुंब है। इस कुटुंब के प्रधान है मिस्टर जॉन सेवक, जो कि पांडेपुर गांव में एक सिगरेट का कारखाना स्थापित करना चाहते हैं। इस कारखाने के लिए वे सूरदास की जमीन प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु सूरदास उसे किसी भी मूल्य पर नहीं देना चाहता। सूरदास भीख मांगकर जीवन निर्वाह करता था, किंतु साथ ही वह गांव का सबसे अधिक परोपकारी, उदार और उच्च चरित्र का व्यक्ति था। वह अपनी जमीन गांव की सेवा के लिए दान करना चाहता था। मिस्टर जॉन सेवक बड़े बड़े अधिकारियों की सहायता से सूरदास की जमीन पर अधिकार प्राप्त कर लेने का प्रयत्न करते हैं। सूरदास अपने अधिकारों के लिए सत्याग्रह और संघर्ष करता हुआ आत्म बलिदान कर देता है। इसमें दूसरी कथा मिस्टर जॉन सेवक की लड़की कुमारी सोफिया से संबंध रखती है। वह नए विचारों की स्वाभिमानी लड़की है। वह एक बार कुंवर विनय सिंह को बचाते हुए घायल हो जाती है। इस घटना के पश्चात विनय सिंह और सोफिया परस्पर प्रेम करने लगते हैं। विनय सोफिया की प्रेम कहानी अनेक उतार चढ़ाव को पार करती हुई आगे बढ़ती है। सोफिया के माता पिता उसका विवाह मजिस्ट्रेट क्लर्क से करना चाहते हैं, किंतु सोफिया जीवन भर विनय सिंह की सहायता करती रहती है और अंत में विनय सिंह की आत्म बलिदान के उपरांत आत्महत्या कर लेती है। इस उपन्यास का लक्ष्य त्याग, प्रेम और बलिदान के आदर्श का चित्रण है। सूरदास तत्कालीन लोक नेता महात्मा गांधी की प्रतिमूर्ति है, जो अपने अधिकारों के लिए बड़ी से बड़ी शक्ति से भी संघर्ष करने को प्रस्तुत है। त्याग और बलिदान ही उसके शस्त्र हैं। मृत्यु शैया पर पड़ा सूरदास शासक वर्ग से कहता है, तालियां क्यों बजाते हो? यह तो जीतने वालों का धर्म नहीं, तुम्हारा धर्म तो है हमारी पीठ ठोंकना। हम हारे तो क्या मैदान से तो नहीं भागे, रोए तो नहीं, धांधली तो नहीं की, फिर खेलेंगे, जरा दम लेने दो। हार हरा कर तुम ही से खेलना सीखेंगे और एक न एक दिन हमारी जीत होगी, अवश्य होगी। अगला उपन्यास है निर्मला। 1926-27 के दौरान प्रेमचंद ने महादेवी वर्मा द्वारा संपादित हिंदी मासिक पत्रिका चांद के लिए धारावाहिक उपन्यास के रूप में निर्मला की रचना की। निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। निर्मला की विधवा मां दहेज देने में असमर्थ होने के कारण उसका विवाह अधेड़ अवस्था के विधुर तोताराम से कर देती है। तोताराम की पहली पत्नी से 3 संतानें थी। उनका सबसे बड़ा लड़का मनसाराम निर्मला की आयु का था। अतः तोताराम अपने इस बड़े पुत्र और निर्मला के संबंध को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। इस संदेहशीलता के परिणाम से अंत में सारा घर चौपट हो जाता है। निर्मला की मृत्यु के साथ उपन्यास का करुणाजनक अंत हो जाता है।
इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें लेखक ने समस्या का कोई समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं किया है। आदि से अंत तक वह यथार्थवादी ही रहते हैं। अगला उपन्यास है कर्मभूमि। कर्मभूमि हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार, किसानों के उत्थान आदि पर आधारित है। इसका नायक अमरकांत है, जो विवाहित होते हुए भी एक मुस्लिम कन्या सकीना से प्रेम करता है। आगे चलकर वह देश सेवा के कार्य में लग जाता है और सकीना को भी इसकी प्रेरणा देता है। पीड़ितों, दलितों एवं अछूतों के हित के लिए वह यातनाएं सहता है। वह एक बार किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करता है, फलस्वरूप जेल चला जाता है। अमरकांत के प्रभाव से उसका मित्र सलीम, जो जिले का अधिकारी बन चुका था, सरकारी सर्विस छोड़कर किसानों की सेवा में लग गया। अंत में किसानों का आंदोलन सफल हो गया। गवर्नर ने 5 व्यक्तियों की कमेटी नियुक्त कर दी, जिसमें अमरकांत और सलीम भी सम्मिलित थे। इस कमेटी को किसानों की मांगों के संबंध में निर्णय करने का अधिकार दे दिया गया। वस्तुतः इस उपन्यास में तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन की झलक स्पष्ट रूप से है। अगला उपन्यास है गबन। गबन एक मध्यवर्गीय परिवार की परिस्थितियों का चित्रण करने वाला यथार्थवादी शैली में लिखा उपन्यास है। रामनाथ एक म्युनिसिपल ऑफिस कर्मचारी है। उसका विवाह जालपा से हुआ था। जालपा की आभूषण प्रियता को संतुष्ट करने के लिए रामनाथ सरकारी रकम गबन करके उसे चंद्रहार बनवा देता है। फिर गिरफ्तारी के भय से वह कोलकाता भाग जाता है, किंतु किसी अन्य कारण से वहां गिरफ्तार हो जाता है। अंत में जालपा के सहयोग से मुक्त हो जाता है। इस उपन्यास में स्त्रियों के आभूषण प्रेम और मध्यवर्गीय पुरुषों के मिथ्या प्रदर्शन प्रवृत्ति का दुष्परिणाम दिखाया गया है। अगला उपन्यास है गोदान। गोदान मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। यह इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसका नायक होरी है, जो भारतीय किसानों का प्रतिनिधि है। उसका पुत्र गोबर भारतीय मजदूरों का प्रतिनिधि है। होरी जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक भरपूर मेहनत करता है, किंतु फिर भी वह अपने बच्चों को पेट भर रोटी नहीं खिला सकता। जमींदार, महाजन, पटवारी, पुजारी, पुरोहित, पुलिस वाले आदि किस प्रकार किसानों के पसीने की कमाई को हड़प कर जाते हैं, इसका सजीव चित्रण होरी की जीवन गाथा में हुआ है। उसके जीवन की एक छोटी सी आकांक्षा है अपने द्वार पर गाय बांधना। इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए छल और बल दोनों का प्रयोग करता है, किंतु उसे कभी पूरा नहीं कर पाता। मृत्यु के अनंतर भी यही आकांक्षा गोदान ब्राह्मण को गोदान के रूप में उपस्थित होती है। आगे होरी को वैतरणी पार करने के लिए 20 पैसे की कृत्रिम गो प्राप्त होती है। गोदान में शोषित वर्ग के जीवन की समस्याओं का चित्रण मार्मिक रूप में किया गया है, किंतु पूर्ववर्ती उपन्यासों की भांति इसमें लेखक ने कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया है। अब देखिए प्रेमचंद साहित्य के बारे में विशेष तथ्य। प्रेमचंद की उपन्यास कला के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद जी से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। झोंपड़ियों से लेकर महलों तक, खोमचे वालों से लेकर बैंकों तक, गांव से लेकर धारा सभाओं तक आपको इतने कौशलपूर्ण और प्रामाणिक भाव से कोई नहीं ले जा सकता। आप बेखटके प्रेमचंद का हाथ पकड़कर मेड़ों पर गाते हुए किसान को, अंतःपुर में मान किए बैठी प्रियतमा को, कोठे पर बैठी हुई वनिता को, रोटियों के लिए लड़ते हुए विकलांगों को, कूट परामर्श में लीन गोविंदों को, ईर्ष्या परायण प्रोफेसरों को, दुर्बल हृदय बैंकरों को, साहस परायणा चमारिन को, ढोंगी पंडितों को, फरेबी पटवारी को और नीच से अमीर को देख सकते हैं और निश्चिंत होकर विश्वास कर सकते हैं कि जो कुछ आपने देखा है वह गलत नहीं है।
हिंदी कहानी उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र ने प्रेमचंद को सर्वप्रथम उपन्यास सम्राट कहा था। प्रेमचंद एक महान उपन्यासकार व कथा सम्राट कहलाए। अपनी लेखन क्षमता के कारण कलम के जादूगर कहलाए। 1906 से 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें उस दौर के समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, जाति भेद, विधवा विवाह, छुआछूत, आधुनिकता के प्रभाव, स्त्री पुरुष असमानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का सजीव चित्रण इनके कथा साहित्य में मिलता है। ये आदर्शोन्मुख यथार्थवादी विचारधारा के पक्षधर रहे। प्रेमचंद का 1930 के बाद का कथा साहित्य यथार्थवादी है। 8 अक्टूबर सन 1936 को प्रेमचंद जी का बीमारी के कारण निधन हो गया। मृत्यु से कुछ समय पूर्व लिखे एक पत्र में प्रेमचंद ने सिंह गर्जना करते हुए लिखा था, जब तक कलम और दिमाग काम करता है तब तक आराम नहीं, जब बेकार हो जाऊंगा तब देखी जाएगी। अब तक दौलतमंद न हो सका तो अब क्या होऊंगा। आदमी की कमजोरी है कि वह जरा बेफिक्री चाहता है, वरना कुछ छोड़कर मरे तो क्या और खाली हाथ गए तो क्या। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हिंदी के ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक हमारा चैनल शेयर करें। अगली बार मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।